नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कहा, भारत और जापान ने निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगले दशक का रोड मैप तैयार किया। दोनों देश मुक्त, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी तकनीक और भारतीय टैलेंट को बताया विनिंग कॉम्बिनेशन। पीएम आज टोक्यो में नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन के साथ करेंगे संवाद। बुलेट ट्रेन में भी करेंगे यात्रा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिले में मूसलाधार बारिश के कारण 5 लोगों की मौत और 11 अन्य लापता। राहत एवं बचाव अभियान जारी। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार जारी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जोरदार प्रदर्शन। जीडीपी में 7.8% की रिकॉर्ड बढ़त। और बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप में भारत ने जीत से की अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में चीन को 4-3 से दी शिकस्त। हरमनप्रीत सिंह ने दागे 3 गोल। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच शुक्रवार को 15वीं भारत जापान शिखर बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने आपसी संबंधों के विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी में एक नए अध्याय को जोड़ा। दोनों नेताओं ने अगले 1 दशक के विजन डॉक्यूमेंट पर सहमति जताई तो रक्षा सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और जन से जनसंपर्क को बढ़ावा देने पर फोकस भी किया। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग समझौतों पर सहमति बनी तो पीएम मोदी ने कहा कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट मिलकर वैश्विक क्रांति ला सकता है। भू राजनैतिक और भू आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच भारत और जापान ने 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी में एक नए और सुनहरे अध्याय को जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और जन से जन संपर्क से जुड़े अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल साझेदारी, पर्यावरण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कूटनीतिक प्रशिक्षण को लेकर आपसी सहमति बनी। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। भारत और जापान ने आने वाले दशक के लिए साझेदारी का एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है। भारत ने अगले 10 वर्षों में जापान से 10 ट्रिलियन येन निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और जापान ने खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। बैठक में उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए 5 सूत्री रोड मैप पेश किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर,
और स्किल डेवलपमेंट को अहम बताया। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फूमियो किशिदा के साथ तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन से दोनों देशों के संबंध न केवल आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर इसे एक नई दिशा प्रदान करेंगे। पंद्रहवें भारत जापान शिखर सम्मेलन के नतीजों को आप 3 मुद्दों पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला है रक्षा और सुरक्षा सहयोग, जिसमें दोनों ही देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए दोनों ही देश आपस में मिलकर के काम करने को तैयार हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्थिक सहयोग का। अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की प्रतिबद्धता यह दिखाती है कि जापान को भारत पर कितना भरोसा है। और तीसरी और सबसे अहम बात है जो दोनों देशों में रहने वाले लोगों के दिलों को जोड़ती है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने जा रहा है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान दौरे पर शो रंजन दारुमाजी टेम्पल के मुख्य पुजारी सेइशी हिरोसे ने दारुमाजी मंदिर की ओर से एक दारुमा डॉल भेंट की। दारुमा डॉल्स जापान का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीक है, साथ ही सबसे लोकप्रिय उपहार भी है। इन डॉल्स का भारत से भी खास संबंध है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जापान में सदियों से दारुमा डॉल्स सौभाग्य के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय हैं और इन्हें भाग्यशाली ताबीज के रूप में घरों और दुकानों में सजाया जाता है। दारुमा डॉल्स खास तौर पर जापान के ताकासाकी शहर में बनती हैं, जो दारुमा डॉल्स की राजधानी के रूप में मशहूर है। दारुमा नाम संस्कृत शब्द धर्म का जापानी रूपांतरण है। इसे ज़ेन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधि धर्म के आधार पर बनाया गया है। ताकासाकी के गुम्मा प्रीफेक्चर में स्थित शोरिंजन दारुमाजी को दारुमा डॉल्स का जन्म स्थान माना जाता है। हर साल जनवरी में यहाँ एक भव्य दारुमा मेले का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत रेशम व्यापार में बड़ी बिक्री और खुशहाली की कामना करने वाले व्यापारियों द्वारा की गई थी। दारुमा डॉल्स के हर डिजाइन में एक अर्थ छुपा होता है। डॉल्स की भौहें सारस पक्षी की तरह और दाढ़ी कछुए की तरह बनी होती हैं। दरअसल एक जापानी कहावत है, सारस 1000 वर्ष जीता है और कछुआ 10,000 वर्ष। इसलिए ये डॉल्स दीर्घायु का भी प्रतीक हैं। दारुमा डॉल्स कई रंगों में बनाई जाती हैं, जिनके अपने मायने होते हैं। लाल रंग की डॉल्स सबसे लोकप्रिय होती हैं। मूल रूप से ये शुभकामना का प्रतीक होती हैं। बैंगनी रंग स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। पीला और सुनहरा रंग धन और समृद्धि को इंगित करता है, तो काले रंग का प्रयोग व्यापार में सफलता के लिए किया जाता है। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है, तो हरा रंग दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वहीं नीले रंग की डॉल्स खेल और प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए ली जाती हैं। दारुमा कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधि धर्म पर आधारित है। इन्हें जापान में दारुम दाइशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बोधि धर्म ने दीवार की ओर मुंह करके अपने अंगों को मोड़कर लगातार 9 वर्षों तक ध्यान किया था और यही कारण है कि दारुमा डॉल का आकार अनोखा गोल है। दारुमा डॉल्स कभी हार न मानने के गुण का भी प्रतीक है। इसका गोल निचला भाग इसे उलटने पर वापस ऊपर उठा देता है। एक कहावत है, 7 बार गिरो 8 बार उठो, यानी लक्ष्य की प्राप्ति तक हार नहीं माननी है। दारुमा का प्रयोग सिर्फ घरों या संस्थानों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी खूब होता है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एक आंख वाली दारुमा डॉल्स लेकर जीत की कामना करते हैं और दूसरी आंख में रंग तब भरते हैं जब वे चुनाव जीत जाते हैं। आज दारुमा डॉल्स जापान में सिर्फ स्मृति चिन्ह नहीं है बल्कि एक परंपरा का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार को लेकर। दरअसल बिहार में जारी एसआईआर की प्रक्रिया में अब कुछ दिन ही बचे हैं। चुनाव आयोग ने लोगों से अपने दावे जल्द करने की अपील की है। तो बिहार के सीमावर्ती जिलों के करीब 3 लाख लोगों को नोटिस जारी करके कुछ और दस्तावेज मांगे गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी तक राजनीतिक दलों ने बहुत कम दावे दर्ज कराए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बीच एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में सियासत लगातार जारी है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। ईसीआई के अनुसार नाम जोड़ने और हटाने के लिए अब तक 117 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। ईसीआई ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 9 आपत्तियां मिली हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 108 आपत्तियां मिली हैं, जिनका निपटारा 7 दिन में किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची में योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए 2,11,650 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 28,796 का निस्तारण 7 दिनों के बाद किया गया। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में 3 लाख लोगों को नोटिस दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार के सीमावर्ती और तराई क्षेत्रों के 8 जिलों में ये अभियान चलाया गया है। मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल के लोगों को नोटिस भेजा गया है। ये जिले भौगोलिक रूप से नेपाल की सीमा से सटे हैं। इन जिलों में रहने वाले लोगों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं, उनके लिए आशंका है कि ये नेपाल या बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है या उसकी नागरिकता साबित नहीं हो पाती है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान का असर बिहार के बाहर भी दिखने लगा है। तृणमूल कांग्रेस छात्र विंग की स्थापना दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के किसी संभावित अभियान को लेकर उनके डर के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उन बीडीओ और एसडीओ को धमका रहा है जो मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के काम में नियमित रूप से लगे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश करते हुए लोगों से किसी को भी कागज न दिखाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण टीम को अपना नाम न बताएं, आपकी जानकारी ले लेंगे और आपका नाम मतदाता सूची से हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करने पर सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कभी विकास से कोसों दूर बिहार अब समावेशी विकास की मिसाल बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी वित्तीय सहायता को बीते 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं संभव हुई हैं। मोदी सरकार बिहार के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, इसीलिए राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में जबरदस्त वृद्धि की गई है। बिहार को 2004 से 14 की अवधि में केंद्र सरकार से 2.8 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये राशि 2014 से 24 के दौरान बढ़ाकर 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। राज्य में वार्षिक रेलवे निवेश 2009 से 14 में 1,132 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 से 26 में 10,066 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र की मदद से बिहार को विकास के पंख लग गए हैं। सड़क, रेलवे, हवाई संपर्क और ऊर्जा में निवेश के चलते 2011 से 12 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 3.5 गुना वृद्धि हुई। बीते 10 वर्षों में बिहार में अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सड़कों और पुलों के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गयी। रेलवे अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और विमानन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्य के लगभग 90% राष्ट्रीय राजमार्ग अब 2 लेन या उससे अधिक चौड़े हैं। पिछले 5 वर्षों में 850 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और उससे अधिक चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। बीते 22 अगस्त को प्रधानमंत्री ने NH-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल भी शामिल है।
120.10 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। NH-22 के पटना गया डोभी खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य 5520 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। NH-119A को 4 लेन बनाने और NH-319B और NH-119D को 6 लेन बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए 2014 से अब तक 115 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और 300 से ज्यादा जोड़ी ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1337 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है, जिनमें बिहार के 98 स्टेशन शामिल हैं। देश में संचालित 144 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं में से 20 बिहार के स्टेशनों पर चल रही हैं। पटना हवाई अड्डे ने 2014 से 2024 के दौरान सालाना 3 करोड़ यात्रियों, 83,000 टन माल ढुलाई और 24,026 विमानों की आवाजाही दर्ज की है। ये राज्य में आधुनिक, कुशल और समावेशी अवसंरचना की ओर बदलाव को दर्शाता है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई संपर्क सुविधा जारी है। करीब 6,880 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बक्सर ताप विद्युत संयंत्र का अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। औरंगाबाद में 29,930 करोड़ रुपए के साथ पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं भी संचालित हैं। बीते 11 वर्षों में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है, जिनमें बिहार के लगभग 60 लाख घर शामिल हैं। बजट में पश्चिमी कोसी नहर EMR परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। बिहार की अवसंरचना परिवर्तन सतत और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम है। रेल, सड़क, ऊर्जा और विमानन की ऐतिहासिक परियोजनाएं राज्य को राष्ट्रीय विकास इंजन बनाने की ओर अग्रसर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब बात कर लेते हैं बदलते बिहार की भी। पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर बिहार में नजर आ रहा है। बिहार के मोहम्मद इफ्तिखार, सगरे आलम और सिंह की देवी को अब घर के पास ही काम मिला है। घर के पास काम मिलने से इन लोगों की खुशी दोगुनी हो चली है। बिहार के रिवर्स पलायन पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में एनडीए शासन के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है, जिससे बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को राज्य में ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। अपने स्पेशल सीरीज बात बिहार की में हम रोज आपको रिवर्स माइग्रेशन की सफल कहानी दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बिहार में उद्योगों का जाल बिछ रहा है और कैसे लोग दूसरे राज्य से अपने राज्य में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। बदलते बिहार की बदलती तस्वीर में रिवर्स पलायन एक क्रांति बनकर उभरा है। इससे बिहारियों को न सिर्फ आर्थिक मजबूती मिली है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी बदलाव की बयार चली है। घर के बूढ़े बुजुर्गों की सेवा का काम हो, धान और गेहूं जैसी फसलों की रुपाई और कटाई जैसे जरूरी कामकाज हो या फिर कोई आपात जरूरत, हर वक्त हर कोई अपनों के पास पहुंच रहा है। दिल्ली से बिहार लौटे मोहम्मद इफ्तिखार बताते हैं, मैं दिल्ली में पहले रहता था और क्या कहते हैं कि भाई जब से बिहार में मुजफ्फरपुर में कंपनी आई है, जब से बिहार में अच्छा लग रहा है काम करने में। पगार वगार भी टाइम पे सही से आ जाता है, टाइम से हर चीज, खाना वाना, रूम, सब का व्यवस्था अच्छा है। नोएडा से बिहार लौटे सगरे आलम बिहार के बदलाव में अपनी और अपने जैसे युवाओं की भूमिका को अहम मानते हैं। रोजगार यहाँ भी बहुत बढ़िया है और हम लोग दिक्कत परेशानी से बच गए कि बिहार में ये सब कुछ रोजगार है, दुनिया जमाना सारा चीज़ यही है। और प्लस ये भी है सर कि हम लोग जो जाते थे ट्रेनों में धक्का खा खा के, उससे बच गए हम लोग। अगर कोई काम वाम भी पड़ता है यहाँ, जैसे धान रोपनी हो गया, अभी धान का समय है, गेहूँ का समय है, तो हम लोग को जाना हुआ होता है भाई धान गेहूँ रोपने के लिए, तो हम लोग चले जाते हैं और उतना झटका कयन खाते हुए यहाँ भी चले आते हैं हम लोग। बिहार में रोजगार के अवसर ने सिंह की देवी की बिखरती जिंदगी को संवार दिया है। हम लोग यहाँ दिल्ली में नवादा में रहते थे, तो वहाँ से मतलब मेरा हस्बैंड गुजर गए, तो वहाँ से हम लोग यहाँ चले आए। वहाँ से आने जाने में परेशानी हम लोग को होता था, इसी के लिए यहाँ चले आए। यहाँ परिवार के साथ अपना रहते हैं, घर भी देखना पड़ता है, सास ससुर है उनको भी देखना पड़ता है। यहाँ से पबनी त्योहार हर चीज में जाना पड़ता है ना घर पे,
इसी के लिए यहाँ रह गए हम लोग। वहाँ भी बेगे कंपनी में काम करते थे, यहाँ भी वही करते हैं, लेकिन वहाँ आने जाने के चलते खाली काम छोड़ दिए। जो आने जाने परेशानी, पर्व त्योहार में भी टिकट नहीं बन पाता था, आने जाने में बहुत परेशानी होता था हम लोग को। यहाँ पर हैं तो यहाँ पर परिवार भी देख लेते हैं, 2 पैसा कमा भी लेते हैं, अपना सारा काम को देख लेते हैं, इसीलिए यहाँ हम लोग रह गए। हमारे स्पेशल सीरीज बात बिहार की में आपने ग्राउंड जीरो से देखा कि बिहार में कितनी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है और पूर्व में पलायन का दर्द झेलने वाले कामगार अपने घर में ही रोजगार पाकर कितने सुकून से हैं। आगे और भी ऐसी सफल कहानियों को हम आपके बीच लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की भी। दरअसल उत्तराखंड में भारी बारिश का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के लिए बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग लापता हैं। वहीं बागेश्वर में बादल फटने के बाद हुई भूस्खलन की घटना में बड़ा नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ ने बताया है कि 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि लापता हुए 3 लोगों की तलाश जारी है। भूस्खलन में 4 किलोमीटर लंबी सड़क और 2 घर बह गए हैं और 5 फुट तक मलबा जमा होने के कारण आवाजाही बंद है। राज्य में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई भारी बारिश के कारण बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। कोकसर डम्फू की पहाड़ियों में बादल फटने से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से दरकने लगे हैं। मलबा खेतों में आ गया है, इसके कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मलबा और पानी उनके खेतों में भर गया है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पानी गांव के काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गया है। बीते 25 अगस्त से गांव में भारी बारिश के कारण बिजली और मोबाइल सेवाएं बाधित हो गई हैं। हालत ऐसी है कि कुदरत के इस कहर के वीडियोस भी अगर देखें तो एक शख्स ने मनाली आकर ये शेयर किया है। और खासतौर से शिलांग में 27 अगस्त से चल रहे कमांडर सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में हो रहे इस सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान वायुसेना प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में वृद्धि 6.5% रही थी। जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में सांकेतिक GDP 8.8% बढ़कर 86.05 लाख करोड़ रुपए रही। इसी अवधि में वास्तविक सकल मूल्यवर्धन 7.6% बढ़कर 44.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। क्षेत्रवार प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र ने 9.3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक योगदान दिया। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र ने भी 7.7 और 7.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कृषि और समृद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर 3.7% रही। हालांकि खनन क्षेत्र में 3.1% की गिरावट आई, जबकि बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं की वृद्धि 0.5% पर सीमित रही। व्यय आधारित आकलन में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 9.7% बढ़ा है, जबकि निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर घटकर 7% रही है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ये 6.7 थी। और बात हॉकी की। बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम का सामना अपने पहले मैच में चीन से हुआ, जिसे भारत ने 4-3 से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल दागे और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा 1 गोल जुगराज सिंह ने किया। वहीं चीन की तरफ से चेन मिनहाई, गाओ जिशिंग और डू शिहाओ ने गोल दागे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।